ये गंगा मैया का मंदिर है, ये GVMN का यात्री निवास है और ये जो रास्ता है ये सीधा रास्ता जाता है गौमुख की तरफ। गौमुख वो स्थान है, वो ग्लेशियर जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थान है। वहाँ से लोगों का कहना है कि वहाँ पता ही नहीं चलता कि ग्लेशियर में कहाँ से गंगा जी आ रही हैं, प्रकट हो रही हैं। वहीं से गंगा जी आती है और सारे धरती में बहती हैं। तो गौमुख जाने के लिए 18 किलोमीटर का रास्ता है। 12 किलोमीटर तक तो घुड़सवार घोड़ी पर ले जाते हैं, बड़ा स्टीप चढ़ाई है तो घोड़े वाले ले जाते हैं, लेकिन उसके आगे 6 किलोमीटर तो चल के जाना पड़ता है। प्लस हाइट काफ़ी है तो वहाँ ऑक्सीजन बहुत ही थिन होता है। तो जिनका यहीं श्वास फूलने लग जाए या हार्ट पेशेंट है, लंग पेशेंट है, बूढ़े हैं, वृद्धावस्था में, उनके लिए तो गौमुख जाना पॉसिबल ही नहीं। साधारण आदमी भी कोई नहीं जाता है गौमुख। एकदम ही हष्ट पुष्ट इंसान होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से गौमुख तक पहुँचते हैं और फिर रिटर्न आते हैं एक ही दिन के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जिनकी सेहत बहुत ही अच्छी होगी उन्हें जाने देते, लेकिन अकेले नहीं, या तो गाइड जाएगा साथ में या फिर ग्रुप में आप हो तो ग्रुप के साथ में आपको पास लेकर जाने की अनुमति मिलती है। तो यहाँ ही से गौमुख का रास्ता निकलता है जहाँ से गंगा जी प्रकट हुई हैं। ये है गंगोत्री धाम। अब मैं आपको मार्केट बताता हूँ, जो मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर गंगे। आज हम गंगोत्री धाम से निकल रहे हैं मानेरी की ओर और मानेरी में एक दिन ठहर कर फिर हम चोपटा जाएंगे। वहाँ से हम, देखिए स्वास्थ्य ने साथ दिया तो तुंगनाथ मंदिर, जो कि शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर है, उसके दर्शन करेंगे और फिर बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करते हुए केदारनाथ अंतिम धाम, 4 धाम की यात्रा में जाएंगे। लेकिन जाने से पूर्व आज मैं आपको गंगोत्री धाम के तो दर्शन मैंने करा दिए 2 दिन में आपको, लेकिन आज मैं आपको गंगोत्री धाम में रहने वाले ये सारे जो लोकल लोग हैं, जो पंडित हैं, पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं और पोर्टर्स हैं, जो यहाँ पर यहाँ की शोभा को बनाए रखते हैं, इस धाम को बचाए रखते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, उनके बारे में बताऊँगा, उनकी जीविका के बारे में बताऊँगा। हम और आप तो एक दिन आते हैं, आज मई का महीना है, देखिए 31 मई है 2025 का समय। मई के महीने में भी सुबह के समय टेम्परेचर 12-13 डिग्री होता है, रात होते होते 4 डिग्री हो जाता है और उस टेम्परेचर में अक्सर हम जैसे लोग जो है ना, सांस लेने में हमें तकलीफ़ हो जाती है, तो हम तुरंत आते हैं, दर्शन करते हैं और नीचे उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ के रास्तों को बनाए रखना, मार्केट को बनाए रखना, मार्केट में हर तरह की वस्तु का उपलब्ध होना, पानी का, डॉक्टर्स का, इमरजेंसी पॉइंट का, सब्जी भाजी का, हर तरह के खाने का उपलब्धि होना, हर तरह के स्टेशनरीज़ का उपलब्धि होना, मंदिर के प्रांगण को आपको मैंने दिखाया कितना सुंदर प्रांगण रहता है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है? यहाँ के लोकल लोग करते हैं। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं यहाँ के कई लोकल लोगों से मिला, मैं पंडितों से मिला, पुजारियों से मिला, लोकल दुकानदारों से मिला, यहाँ जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, कुली हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल लोग, उनसे भी मिला, सबसे मुलाकात की। तो आइए जानते हैं इनकी जीविकोपार्जन के बारे में और यहाँ के धाम की रक्षा कैसे करते हैं। अब जानते हैं यहाँ के सामान्य जनजीवन के बारे में और इनकी जीविकों के बारे में, क्योंकि आज गंगोत्री से निकल रहे हैं तो ये मेरा धर्म बनता है, कर्म बनता है कि यहाँ के लोग किस तरह से गंगोत्री धाम के, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के रक्षा करते हैं, यहाँ का पूरा वातावरण बनाए रखते हैं और हम सारे यात्रियों के लिए कितनी मेहनत से रहते हैं। तो देखिए इनका जो जीवन है यहाँ पर 6 महीने तो गर्मी का मौसम हम बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि 6 महीने ऐसा मौसम होता है कि साधारण जन हमारे जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं। और माता के गंगोत्री मंदिर के मैं आपको दिखाता हूँ। गंगोत्री मंदिर जो यहाँ पर है, ये गंगोत्री मंदिर के दर्शन कर सकते हैं 6 महीने में आकर सारे यात्री। जनरली यात्री क्या करते हैं, आप अभी देख सकते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है, पहले भी मंदिर में भीड़ रहती थी। तो रोज़ सुबह जो है 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मंदिर में भारी भीड़ लगी होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यात्री जो है वो जहाँ से भी आ रहे, जिस भी प्रदेश से आ रहे, वो रात्रि के समय, पहली रात्रि के समय यहाँ गंगोत्री धाम में पहुँच जाते हैं और उसके बाद में सुबह पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। 2 बजे तक खूब भीड़ होती है, 2 घंटा 3 घंटा आपको लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है और 2 बजे तक दर्शन करके सब के सब यात्री नीचे उतरना चालू कर देते हैं उत्तरकाशी की तरफ आगे की यात्रा के लिए। आप देखिए भीड़, आपको दिखाता हूँ कैसी भीड़ है यहाँ पर। ये लाइन आप देख रहे हो, पीछे तक जा रही है लाइन, एकदम गंगा जी के उस कोने तक जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है वहाँ तक लाइन जा रही है। 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है 1 घंटे के लिए और 2 से 3 बजे तक मंदिर बंद होता है।
3 बजे के बाद में मंदिर खाली रहता है। मतलब शाम को यदि दर्शन करने हैं बिना लाइन में लगे तो 4 बजे के बाद आप गंगोत्री धाम के मंदिर में जाइए, सुंदर दर्शन होते हैं, लाइन में ज़रा भी लगना नहीं होता है। शाम को 7:45 बजे गंगा माँ की आरती होती है और उस आरती के बाद में राजभोग प्रसाद सभी भक्तों को दिया जाता है जो गंगा माँ की आरती में रहते हैं। लेकिन वो शाम के दर्शन और गंगा माँ की आरती में आने के लिए आपको एक दिन तो और रुकना पड़ेगा गंगोत्री में, जैसे हम रुके हैं और आज सुबह हम प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। तो इतना सारा जीवन, अब आप देखिए मैं चारों तरफ आपको दिखाता हूँ, आप चारों तरफ देखिए कैसे घर बने हुए हैं, सबके गंगा जी के किनारे बने हुए हैं और सब ने अपने अपने घर बनाए हुए हैं। मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगा, आप मार्केट भी देखना सारा का सारा। अभी मार्केट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अभी आपको मैं मार्केट एरिया दिखा रहा हूँ। तांबे पीतल के बर्तन, प्रसाद की सारी सामग्री। आगे आगे मार्केट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ पर यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। अभी सुबह का समय है इसलिए भीड़ बहुत है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी समय आते हैं गंगा माता के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के पास तो आपको मंदिर की सामग्री, पूजा की सामग्री, सारे बर्तन, माला, रुद्राक्ष की माला वगैरह सब आपको मिलेंगे यहाँ पर। पूजा प्रसाद का सामग्री मिलेगा और यहाँ ही से देख लीजिए रेस्टोरेंट्स भी चालू हो जाते हैं, हर तरह का सब कुछ मिलता है। देखो कितना बड़ा डोसा लगा हुआ है, पेपर डोसा, ये भी बनता है यहाँ पर सब कुछ। और यहाँ भी देखिए सब कुछ बनता है, जगह जगह कोने कोने में रेस्टोरेंट्स हैं, वुलन स्वेटर्स, जैकेट्स की दुकानें हैं। ऐसा मार्केट है। अब ऐसे मार्केट में इनको सारी तैयारी करनी पड़ती है, इतने ऊपर से सारा सामान लाना पड़ता है। सोचिए इनके जीविकोपार्जन के लिए कितनी तकलीफ़ करनी पड़ती है। 6 महीने का समय होता है, तो इसलिए आपको जो है ना ध्यान रखना है और इनका भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार इमरती मिठाई देखकर मन कर जाए एकदम खाने का, ऐसे सब कुछ भरा हुआ होता है यहाँ पर। हर रेस्टोरेंट में कोने कोने में चिपक के दुकानें हैं रेस्टोरेंट्स की, और कपड़ों की भी दुकानें हैं। यहाँ पे वो देखा हवा एकदम ठंड है यहाँ पर। और देखिए कैसे यात्री आते हैं यात्रा धाम में। सुबह के समय काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि मैक्सिमम यात्री सुबह यहाँ रात को पहुँच के सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा 2 बजे तक दर्शन करते हैं और फिर नीचे की तरफ उतर जाते हैं। इसलिए सुबह से लेकर 2 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है मंदिर में। बिना लाइन के दर्शन करने हैं तो 3 बजे के बाद आप मंदिर में जाइए, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मंदिर एकदम खाली होता है। जूते, चप्पल, ठंडी के सारे कपड़े, शॉल वगैरह सब दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पूरे मार्केट में काफ़ी सारे होटल है, जैसे होटल गंगा निवास है और बहुत सारे होटल है जो रोड पे हैं, जहाँ सीढ़ी वीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती है। आप यहाँ पर भी बुकिंग कर सकते हो ठहरने के लिए।
तो आपको देख लीजिए पूरा मार्केट दिखाया और सारी व्यवस्था दिखाई मैंने। गंगोत्री धाम में अगर आप आते हैं और आपको जो है पिज़्ज़ा, पास्ता, मार्गेरिटा, सिज़लर वगैरह खाना हो यहाँ पर माँ के दर्शन करने के बाद, तो आप आ सकते हैं इस कृष्णा रेस्टोरेंट में। देखिए ये पूरा कृष्णा रेस्टोरेंट है, इसका मेनू मैं आपको बताता हूँ। ये है कृष्णा रेस्टोरेंट का मेनू। फूड विद लव एंड पीस, विदाउट अनियन गार्लिक में आपको सारे आइटम मिलेंगे यहाँ पर। देखिए फ्रेश फ्रूट जूस, शेक, लस्सी, पॉरेज, पैनकेक्स, मतलब आपके फेवरेट आइटम जो चाहिए। टोस्ट है, ग्रिल सैंडविच है, ओपन टोस्ट है, स्टार्टर है, फिर आप देखिए म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स, लाइट खाना है आपको एकदम, पोटैटोज, ब्रुशेटा, वाओ। So you get bruschetta too over here, and now comes the darling of the starter, soup, Chinese, Tibetan special momos, थुपका, ये एक नया चीज़ है, टेस्ट कर सकते हैं। साउथ इंडियन में आपको यहाँ पर सारी वैरायटी मिलेगी, डोसा और इडली, बड़ा सांभर नहीं है खाली। सिज़लर मिलेगा आपको, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिज़लर। देन यू गेट इंडियन स्पेशल, खाना आपको खाना है, थाली, रोटी सब्जी वगैरह, तंदूरी रोटी सब्जी सब मिलती है यहाँ पर। ऑल आइटम्स आपको विदाउट ओनियन गार्लिक के ऑप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए पिज़्ज़ाज़ है, पास्ताज़ है। सो द मेनू इज़ वास्ट। यू गेट मैक्सिकन स्पेशल ऑल्सो, क्यूसिडलास, एंचिलाडास, ब्यूरेटो, बरितो एंड टैकोस एज वेल। डेजर्ट्स आपको मिलेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। सो डू विज़िट गंगोत्री धाम। ये होटल कृष्णा पैलेस है, ये इनका एड्रेस है, ब्रांच 1 गंगोत्री धाम, ब्रांच 2 देख लीजिए गंगोत्री धाम का। और काफ़ी अच्छी जगह पे है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट आप देखिएगा चढ़ाई जैसे करने चालू करते गंगोत्री धाम की पार्किंग एरिया के बाद, वहीं पर आता है ये कृष्णा रेस्टोरेंट। प्लेट ले ये इमरजेंसी पॉइंट है। यहाँ पर देखिए सारी व्हीलचेयर सुविधा होती है, ऊपर जाने के लिए भी और नीचे पार्किंग तक ले जाने के लिए भी। जिनको चलने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलने की तकलीफ़ है गंगोत्री धाम में, और बहुत सारी व्हीलचेयर की सुविधा होती है। और सब व्हीलचेयर वाले बच्चे हैं, एकदम शांति से आराम से ले जाते हैं, प्रेम से। आपको पार्किंग तक छोड़ देंगे, पार्किंग से आपके होटल तक छोड़ देंगे। आपको इमरजेंसी अगर ज़रूरत होती तो इमरजेंसी पॉइंट पे भी ले आएंगे साथ में। हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं अभी, जहाँ पर सारी गाड़ियों की पार्किंग होती है। ये जो पीछे पॉइंट गया, यहाँ पर तक ही गाड़ी अलाउड है, उसके आगे आपको चल के जाना है। नहीं चल सकते तो व्हीलचेयर की फैसिलिटी से जाना है। देखिए कितनी व्हीलचेयर है। जो पेशेंट्स नहीं चल सकते हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको, ये बच्चे हैं यहाँ पर कॉलेज की छुट्टियों में आ जाते हैं, 1 महीना 2 महीने के लिए सर्विस करते हैं, सेवा भाव से गवर्नमेंट की ड्यूटी पर रहते हैं और लोगों को पार्किंग तक ले जाते हैं। इधर बहुत अच्छे लोग आते हैं। हाँ। और हमें करके। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गणेश साई ठाकुरी फ्रॉम नेपाल। ये गणेश साई ठाकुरी है फ्रॉम नेपाल, और इनका भाई भी है विशाल साई ठाकुरी, वो भी यहाँ पर नेपाल से आते हैं और ये सेवा करते हैं। सेवा करके बाद में अपनी पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, आगे डिग्री कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने को, नेपाल में ही। तो अभी हम फैमिली प्रॉब्लम की वजह से इधर काम करने आए। अच्छा। ज़्यादा फैमिली को दुख देना नहीं चाहते ना हम। बराबर है। हाँ। यही तो सेवा भाव है। देखो अब ये विशाल नहीं, रमेश बताया तुम्हारा नाम? गणेश कह रहा है कि फैमिली में प्रॉब्लम रहती है काठमांडू में, नेपाल के गाँवों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पर खाने पीने की भी तकलीफ़ होती है। तो परिवार के दुख को नहीं देखा जा सकता है, इसलिए परिवार के लिए सहायता करने के लिए ये लोग अपनी छुट्टियों में यहाँ आ जाते, तीर्थ स्थानों में गवर्नमेंट की ड्यूटी पर लग जाते हैं, सेवा करते हैं तीर्थयात्रियों की, और इन्हें जो भी सेवा मिल जाती है उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण वगैरह करते हैं और उनकी सेवा हो जाती है। तो इसलिए इनका सपोर्ट लेना चाहिए जहाँ भी मुमकिन हो, और इनकी सहायता भी हमें करते रहना चाहिए। देखिए अब ये पुलिस की बैरक चौकी आ रही है, इससे अंदर गाड़ी अलाउड नहीं होती है अनलेस कि कोई गवर्नमेंट की गाड़ी हो। अंदर जितनी गाड़ियाँ पार्किंग में देखी आपने, वो नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं हैं, वो स्पेशल VIP गाड़ियाँ होती हैं। नॉर्मल गाड़ियों को बस यहीं पर रोक दिया जाता है और वो आगे पीछे में पार्किंग है, उस पार्किंग में ही गाड़ियाँ रहती है।
तो देखिए ये पार्किंग का लॉट आपको दिखा रहा हूँ और अभी हम पार्किंग में यहाँ पर पहुँचे। व्हील चेयर लिया था मैंने क्योंकि सांस ज़्यादा फूल रही थी तो चलने में तकलीफ़ हो रही थी। अब व्हील चेयर वाले जो जितने बच्चे दिख रहे हैं ये सब गवर्नमेंट ड्यूटी पे कैसे होते हैं, मतलब इन्हें जो कार्ड मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उस कार्ड के लिए इन्हें 4000 रुपये सरकार के पास जमा कराने पड़ते हैं। नंबर 1 वो लड़के ने बताया मुझे। उसके बाद में जो व्हील चेयर है ये भी सरकार के द्वारा नहीं है, ये व्हील चेयर इन्हें स्वयं खरीदनी पड़ती है अपने दम पर स्वयं व्हील चेयर खरीदते हैं और फिर बाद में वहाँ इमरजेंसी पॉइंट के पास में और ये इस तरफ पार्किंग का जहाँ स्टॉप पॉइंट है वहाँ पर खड़े रहते हैं। वहाँ से व्हील चेयर आपको अंदर तक ले जाते हैं। एक साइड जाने का 200 रुपये चार्ज करते हैं और वापस लेकर आने का 200 रुपये चार्ज करते हैं। व्हील चेयर की ये फैसिलिटी है यहाँ पर, सरकार की तरफ से फैसिलिटी नहीं है कुछ भी, फ्री सर्विस बोलकर ये नॉर्मल लोग होते हैं जो व्हील चेयर की फैसिलिटी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, यात्रियों की सेवा करते हैं और अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं। और ये अभी आपको पार्किंग दिखा रहा हूँ, नीचे पार्किंग है। पार्किंग तो बहुत सारी है लेकिन सब पेड पार्किंग है। सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी है कि एम्बुलेंस सर्विसेज फ्री हैं कम्प्लीटली। कोई भी इमरजेंसी आती है, आपको एम्बुलेंस बुलाना है तो आप 108 पर कॉल करना है आपको, और इमरजेंसी सर्विसेज से बात करनी है तो 112 पे कॉल करना है गंगोत्री धाम में, तो तुरंत की तुरंत एम्बुलेंस आ जाती है यहीं पार्किंग पॉइंट तक। पार्किंग पॉइंट तक तो पेशेंट को व्हील चेयर पर लाना पड़ेगा या फिर बाइक के ऊपर बैठकर लाना पड़ेगा, ऐसा है। करीब 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है जहाँ तक एम्बुलेंस जा सकती है, बस उतनी सर्विसेज है। तो इमरजेंसी पॉइंट पे भी एम्बुलेंस खड़ी होती है, वो 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। वहाँ पर भी अगर एम्बुलेंस होती है तो आप वहाँ पर पेशेंट को लेकर आ सकते हैं। वहाँ से एम्बुलेंस फिर नज़दीकी अस्पताल में ले जाती है पेशेंट को। बट नज़दीकी अस्पताल यानी नीचे उत्तरकाशी में है, वो कम से कम भी मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर तो होगा। 97 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है। अब उतने समय तक कोई एकदम कोमॉर्बिड कंसर्न में पेशेंट अगर हो गया तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है ज़रा भी पहाड़ी वातावरण को सहन करने की, तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा और हमेशा कहूंगा, प्रभु ने नहीं कहा कि आप हर तीर्थ जाएं, आपकी सेहत अगर साथ नहीं दे रही है तब भी। प्रभु कहते हैं अपना भाव आप सत्य और शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, लोगों की सेवा करते रहिए। सारे तीर्थ इस अंतर में ही अगर शुद्धता होगी, पवित्रता होगी तो सारे तीर्थों के दर्शन आपको अंतर मन में ही हो जाएंगे। फिर तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है आपका। तो घर बैठे बैठे तीर्थों के दर्शन करिए, भगवान के दर्शन करिए। इसलिए तो देखो एक रीज़न ये भी है जो मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे तीर्थ घाट भेज रहे हैं, ताकि हर तीर्थ को मैं कवर कर सकूं। हर तीर्थ पर रामायण होती है और आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने आप ही भगवान के और हर तीर्थ के घर बैठे दर्शन हो जाएंगे। तो आपके अंतर्मन में दुख नहीं होगा कि शरीर की दुर्बलता के कारण या असमर्थता के कारण आप तीर्थ पर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे कौस्तुभ मणि के चैनल में, श्री कृष्ण के चैनल के ज़रिए आप भगवान के दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ में और अपने माता पिता को, अपने वृद्ध दादा दादी को, सबको जोड़िए, सिखाइए उन्हें कैसे YouTube पर देखना है और वे भगवान के धाम के दर्शन कर सकते हैं और मेरे साथ तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं कौस्तुभ मणि के साथ में। अब यहाँ से हम गंगोत्री से निकल रहे हैं और नीचे उत्तरकाशी में अस्पताल में जाना है मुझे, क्योंकि श्वास की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई है। तो वहाँ लंग स्पेशलिस्ट से मिलकर चेकअप कराऊंगा और फिर आगे का डिसीजन लेंगे कि आगे की यात्रा में जा पाऊंगा या नहीं। शिव जी ने तो कहा है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, होनी है होनार कोई न मेटन हार, रामायण का यही होना है मंत्रोच्चार, तू जल्द आ घोड़े पर हो सवार, शिव जी करे हैं तेरा केदारनाथ में इंतज़ार। ये साक्षात शिव जी ने मुझसे कहा है, तो वे बुलाएंगे और वो शक्ति भी देंगे। तो आपको पूरा मार्केट मैंने दिखाया
इस पूरे गंगोत्री धाम के मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको मिलेगी नहीं। आवश्यक वाली सारी चीज़ें मिलती हैं आवश्यकता की, लेकिन बड़ी हाईफाई चीज़ें आप सोचोगे कि नेबुलाइजेशन मशीन आपको मिल जाए या नेब्स मिल जाए, वो आपको उत्तरकाशी में ही मिलेगा। ज़रूरत के सारा सामान की सामग्री की उपलब्धता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब लोकल लोग जो है यही तो इस सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम क्या होते हैं, हम यहाँ जब धामों में आते हैं हम बोलते हैं अरे भाई 20 रुपये की बोतल 30 रुपये में क्यों दे रहा है, ये जो MRP लिखा हुआ है 10 रुपये का उसको 15 रुपये में क्यों दे रहा है। हम ये नहीं सोचते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी पर सामान लाने में इन्हें कितना कष्ट करना पड़ता है, कितनी कष्ट का जीवन है। और कष्ट का जीवन क्यों है, क्योंकि ये जो यात्रा का समय है ये केवल जो है ना 6 महीने की यात्रा का समय होता है। आप देख लो पूरा धाम अभी तो पूरा हरियाली में भरा हुआ है सारा का सारा। पीछे आप पहाड़ देख सकते हो, वहाँ पर अभी भी बर्फ़ है ऊंचाई वाली पहाड़ पर। उससे आपको अंदाज़ा आ सकता है कि यहाँ ठंड कितनी होती है अभी इस 6 महीने में भी। और 6 महीने के बाद जब शीतकालीन सत्र शुरू होता है, यानी विंटर का सीज़न जब शुरू होता है, तो पूरे बर्फ़ से ये धाम जो है ना भर जाता है। विंटर के सीज़न में इतना बर्फ़ से भर जाता है, आपको अगर बताऊँगा ना भी इनका जीविकोपार्जन उन 6 महीने में कैसे होता है तो आपकी आँख में भी आंसू आ जाएंगे। वो 6 महीने में यहाँ जो पानी का मेन कनेक्शन होता है, जिससे इनके घर घर में पानी आता है, नल में पानी आता है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, वो पानी का कनेक्शन बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जम जाती है सारी की सारी, पानी तो आएगा ही नहीं। उल्टा पाइपलाइन में अगर पानी होगा तो पाइपलाइन फट जाएगी सारी की सारी। कई पाइपलाइन फट जाती हैं तो फिर जब गर्मी का सीज़न आता है तो गवर्नमेंट को वापस रिपेयर करना पड़ता है, तो पानी आता ही नहीं है। अब बिना पानी के 6 महीने का समय निकालना सोचिए कितना कठिन होता है। तो वो 6 महीने पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? आप देखिए गंगा जी को, ये जो गंगा जी वहाँ से पर्वत से बहती हुई आ रही हैं, ये गंगा जी ही इनके पानी का स्रोत होती हैं उन 6 महीने के दौरान। मैंने यहाँ के कई लोकल से बात की, पंडितों से बात की, दुकानदारों से बात की, नॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं उनसे बात की। उन सब ने यही कहा कि ये गंगा जी एकमात्र स्रोत होती है पानी का, और थोड़ा हम पानी स्टॉक करके रखते हैं पीने का। तो गंगा जी में भी पानी कैसे मिलता है इन्हें? जब गंगा जी में जाते तो गंगा जी भी पूरी बर्फीली हुई होती है, तो कई जगह पे इनको गंगा जी का जहाँ बर्फ़ जमा होता है उसे तोड़ना पड़ता है। पहले तोड़कर फिर बाल्टियों में पानी भरना पड़ता है, वो पानी घर में लेकर आते हैं, फिर उसे गर्म करना, उसी से नहाना, उसी से उसको ही पीना, वो सारा काम जो है ना इनका 6 महीने इस तरह से बीतता है। अब खाने पीने की सामग्री का क्या? जीविकोपार्जन के लिए तो खाना पीना भी चाहिए ना, तो 6 महीने का स्टॉक इन्हें अपने घर में भर कर रखना पड़ता है। इनिशियली तो हरी सब्जी वगैरह भाजी सब ये लेके आते हैं जो 1 महीने तक चल सकती हैं, उसके सहारे इनका महीना भर निकल जाता है। और 1 महीने बाद किसके ऊपर जिएंगे बाकी के 5 महीने? तो जो नॉर्मल सब्जियां जो यहाँ उग सकती हैं, ठंडी में तो सब्जी कोई उगती नहीं है, तो आलू जो है ज़्यादा करके आलू के ऊपर ही इनको जीविका निकालनी पड़ती है। सोचिए आप, अगर हमारे जैसे साधारण इंसान को 5 महीने एक ही तरह की सब्जी खानी पड़े, कैसे हम जिएंगे? हम तो 2 दिन नहीं खा सकते हैं। ये यहाँ के लोकल्स जो है इस धाम के लिए यहीं पर रहते हैं और माँ के धाम की, गंगा मैया के इस मंदिर के इस पूरे प्रांगण की रक्षा करते हैं। बारिश जब स्नो का सीज़न जब समाप्त हो जाता है शीतकालीन का, तब सारी क्लीनिंग करना, सब कुछ रिपेयर करना, मेहनत करना और फिर से यात्रियों के लिए धाम को खोलना, ये सारा गंगोत्री धाम के लोकल लोगों का कार्य है। ऐसा इनका जीविकोपार्जन चलता है। तो सोचिए वो जो 6 महीने का समय होता है ना शीतकालीन का, उस समय कोई बिजनेस नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, कोई यात्री आते ही नहीं है। तो ये जो 6 महीना है यात्रा के समय का, यही 6 महीना है जिसमें ये जितना कमा लेते हैं उसके सहारे बाकी के 6 महीने ये निकालते हैं। तो आप सोचिए, मैं जानता हूँ कि अगर एक 20 रुपये की बिस्लेरी की बोतल होती है जो गवर्नमेंट कंपनी से इन्हें मिलती है दुकानदारों को, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या 6 रुपये का 5 रुपये का प्रॉफिट देती होगी कंपनी। अब 5-6 रुपये के प्रॉफिट में जब ये नीचे से ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि कंपनी तो ऊपर गंगोत्री धाम में नहीं पहुँचाती है, डिलीवरी देती है, कंपनी तो नीचे उत्तरकाशी में ही डिलीवरी देती है। इन्हें नीचे उत्तरकाशी में जाना पड़ता है लेने के लिए, और फिर ऊपर इतने पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करके यहाँ लेकर आना पड़ता है। वो जाने में और लाने में ही इनका खर्च हो जाता है। तो 20 रुपये की बोतल यदि 30 में दे रहे हैं तो ये गलत नहीं है।
हम 20 रुपए की बोतल जो है पानी की वो 50 रुपए में एयरपोर्ट में पीते हैं, 100 रुपए में पीते हैं 5 स्टार होटलों में, और वहाँ एकदम शान मानते हैं कि हमने 100 रुपए की पानी की बोतल पी है। और यहाँ 30 रुपए की पानी की बोतल के लिए कई लोग हैं जो खड़े होकर झगड़ा करने लग जाते हैं, MRP से ऊपर आप बेच नहीं सकते हो, लेकिन विचार नहीं करते हैं कि कितनी कष्ट के साथ में इन्हें एक एक सामग्री खाने पीने की से लेकर पानी तक यहाँ ऊपर ऊंचाई पर पहुँचाना पड़ता है। और फिर उसी कमाई के सहारे शीतकालीन का 6 महीने का समय इन्हें बिताना पड़ता है। तो मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है, जब भी आप ऐसे दुर्गम स्थानों में यात्रा करने के लिए आएँ, वहाँ नेगोशिएशन मत करिए। दुकानदार जो होते हैं स्वेटर वाले, वुलन वाले, उनसे भी नेगोशिएशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करिए, क्योंकि इनका जीवन जो है 6 महीने की कमाई के ऊपर चलता है, बाकी के 6 महीने का समय चलता है। हाँ, कई जगह धाम है जहाँ पर पिट्ठू होते हैं, घोड़े वाले होते, एकदम मुँह मांगा डबल रेट बोल देते हैं ज़रूरत ही। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और सतर्कता बरतते हुए आपको अंदाज़ा होना चाहिए क्या रेट है वहाँ का, कैसे है, और उस हिसाब से आप नेगोशिएट करके अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। लेकिन लोकल लोग, मैं आपको बताता हूँ, मैं यमुनोत्री गया, गंगोत्री आया हूँ, बड़ा सेवा भाव है इनके अंदर, बहुत प्रेम से सभी यात्रियों की सेवा करते हैं और बड़े प्रेम से सबका ध्यान रखते हैं, उनको गाइडेंस भी करते हैं और उनकी जीविकोपार्जन के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था करके देते हैं। तो इसलिए इनका भी ध्यान रखना हमारा धर्म बनता है, कर्म बनता है। बस गंगोत्री धाम से निकलते निकलते ये बातें जो हैं आप तक पहुँचाना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्म बनता है, तो मैंने आप तक पहुँचाया है। आप भी इन बातों को बाकी सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जन जन को इन बातों की पता हो और वो ये जान सके, समझ सके कठिनाई क्या होती है ऐसे दुर्गम स्थानों में रहने की, और इनके लिए हृदय में जो है प्रेम और सेवा भाव ही होना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे, बम बम भोले। थोड़ा आसपास का वातावरण दिखाओ, मंदिर की लाइन दिखाओ भक्तों को कैसे हैं, और लोकल्स कैसे रह रहे हैं। देखो ऊपर छपरे बनाकर, पत्थर लगाकर। ये तो गर्मी का मौसम, और सोचो ठंड के मौसम में कैसी अवस्था हो जाती है यहाँ की।